फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ड्राइविंग पाथ पे आप सबका स्वागत है। तो फिजिक्स के पिछले लेक्चर्स में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर तक देख लिया था। तो उसी लेक्चर को आज हम आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर, और इसके बाद हम एनर्जी पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद इस चैप्टर को हम लोग कंक्लूड कर देंगे। ठीक, फिर एक नए चैप्टर के साथ अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले हर बार की तरह मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर करिए, लाइक करिए, और ऐसे ही हमें ढेर सारा सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पावर, पावर टर्म से तो आप पहले से ही बहुत जानते होंगे इसे, जब आपने वर्क पावर एनर्जी पढ़ा होगा। तो वहाँ पे पावर हम लोग किसे कैसे डिफाइन करते थे? एनर्जी पर यूनिट टाइम, या फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन भी तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हुआ, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम कैसे डिफाइन करते थे? पावर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट सेकेंड। इसे कैसे डिफाइन करेंगे? वहाँ पे हम अगर नॉर्मल पावर था तो हम उसे एनर्जी पर यूनिट टाइम कहते थे, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर आ गया तो एनर्जी भी कैसी होगी? इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो रही है? कंज्यूम हो रही है। किसी भी अगर आपने सुना ही होगा, अभी इसके आगे जब हम हीट और ये सब पढ़ेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये सब, तो उसमें आपको हीट से कितनी लॉस होती है एनर्जी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि ये सब जनरली क्या होता है, अगर कोई चीज़ गर्म हो रहा है तो रेडिएट कर रहा है हीट, तो वहाँ से क्या हो रहा है? एनर्जी का लॉस ही तो हो रहा है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये सबको पता है। ठीक, क्या हो सकता है? या तो वो लॉस के फॉर्म में निकल जाएगा या फिर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो वही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड, और किस रेट से ये कंज्यूम हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पावर। तो एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, किस रेट से जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कंज्यूम हो रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पावर। यहाँ पे ई क्या मैंने लिख दिया? इलेक्ट्रिक पावर। ठीक, तो ये हमने इसे डिफाइन कर लिया इलेक्ट्रिक पावर को। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक पावर, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। या फिर इसको हम एक और वर्ड्स में ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो मैंने जैसे बताया दिया कि एनर्जी और वर्क डन लगभग सेम चीज़ें हैं। ठीक है, वर्क डन में भी क्या है? वर्क डन ऐसे ही डिफाइन करते हैं हम ना। तो सब ये सारी चीज़ें सिमिलर हैं। जैसे आप वर्क पावर एनर्जी जब पढ़े थे तो उसमें भी वर्क हो गया, पावर एनर्जी, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम या फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये हो क्या हो जाता था? हमारा पावर। तो ये सारी चीज़ें, आप इन सारी चीज़ों को आप रिलेट भी कर सकते हैं, जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है उससे आप रिलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, इसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पावर। अब अगर हम पावर को, अगर मैंने डिफाइन किया है, तो अभी तक हमने जितनी भी क्वांटिटीज़ को डिफाइन की हुई है उसके लिए हम मेजरमेंट के लिए एक यूनिट भी हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, कि हम उसको मेज़र कैसे करेंगे। तो बेसिकली हम पावर के लिए जो यूनिट डिफाइन करते हैं वो क्या है? वॉट। ठीक है, हम इसको मेज़र करेंगे वॉट में। ठीक है जी, अगर आप इसकी एनर्जी इसकी यूनिट को आप निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? मैंने बोला इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। अब आप यहाँ पे एक टर्म देख रहे होंगे एनर्जी, तो आप एनर्जी का, वर्क पावर एनर्जी जब आप पढ़े थे तो आपको एनर्जी का एक ऐसा यूनिट बताया गया होगा, जूल। ठीक, और टाइम का क्या हो गया? सेकेंड। तो यूनिट क्या निकली यहाँ से? जूल पर सेकेंड। ठीक, ये आई मेरी यूनिट किसकी? इलेक्ट्रिक पावर की। इसी जूल पर सेकेंड को हम क्या लिखते हैं? वॉट। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट इसका। अब हम लोग अगर जब वॉट पढ़ ही लिए तो हमने अभी तक क्या किया है? सारे यूनिट्स को हमने डिफाइन भी किया है। ठीक, तो वैसे ही हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे 1 वॉट को। ये सब डेफिनेशंस ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं, 1-2 मार्क्स में पूछ दिया जा सकता है आपसे कि आप डिफाइन करिए 1 वॉट को। ठीक, या 1 ओम को, जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप वो सारी चीज़ें देखते चलेंगे। ठीक है, तो 1 वॉट को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए कैसे, द रेट, देखिए, द पावर ऑफ 1 वॉट इज वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये ज़्यादा कुछ नहीं है। एनर्जी जो है, अगर 1 जूल की आप एनर्जी, या फिर 1 जूल एनर्जी के बराबर अगर आप वर्क डन कर रहे हैं, 1 जूल का वर्क डन अगर आप कर रहे हैं पर यूनिट सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में। ठीक है, या फिर आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई? 1 जूल की। आप सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपको डेफिनेशन नहीं याद होता है तो आपको सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप लिख भी पाएँ और आपको फुल मार्क्स भी मिले। तो उसका यही तरीका है कि आप जो फॉर्मूला लिखे हुए हैं उसी से डिराइव करने की कोशिश करिए डेफिनेशन को। मैंने लिखा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? अगर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 जूल के बराबर कंज्यूम हो रही है और 1 सेकेंड में, ठीक है,
1 जूल की एनर्जी कंज्यूम हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और कितनी देर में, 1 सेकेंड में, तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 वाट। बस आपको इसी को लिख देना है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल्स टू कितना, 1 जूल, और कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, उसे हम क्या कहेंगे, 1 वाट। ये हो गया इलेक्ट्रिक पावर के यूनिट का डेफिनेशन। अगर पूछेगा तब इसको आराम से इसी फार्मूले से जनरेट कर सकते हैं। इस फार्मूले पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी कुछ ऐसे भी फार्मूले हैं इसके जिसको रिलेट कर करके 2-3 फार्मूले आपस में रिलेट होकर न्यूमेरिकल बन जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे यहाँ पे डील कर दूंगा। तो 1 बाय 1 हम आगे बढ़ते हैं। तो एक यूनिट और है इसकी, 1 किलो वाट। तो उसमें क्या होता है, किलो क्या डिफाइन करते हैं, 1000, किलो को क्या लिखते हैं, 1000, और फिर नॉर्मली वाट। तो 1 किलो वाट कितना होता है, 1000 वाट, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। यूनिट कन्वर्जन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैल्यू दी रहेगी किलो वाट में, चुपचाप पूछ लेगा वाट में या फिर जूल में, एनर्जी निकलवा लेगा तो जूल में पूछ देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे कि हाँ किलो वाट है, इसको पहले वाट में करेंगे, फिर उससे आप उस हिसाब से आपको रिलेट कर पाएंगे जूल के साथ, ठीक है। क्योंकि जूल पर सेकंड 1 वाट है ना कि किलो वाट, ठीक। तो उस हिसाब से आप यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रख के चलेंगे न्यूमेरिकल्स में। पावर का एक और, इलेक्ट्रिक पावर का मैं एक यहाँ पे और फार्मूला लिख देता हूँ, क्या, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक। यहाँ तो एनर्जी कंजम्पशन से रिलेटेड हो गया, यहाँ वर्क डन पर यूनिट टाइम हो गया। अब ये वर्क डन के थ्रू हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन। क्या चीज़, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, पावर, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, ये सब फॉर्मूले हैं, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे बताया इसको, एक इसको, अभी और भी आगे जैसे जैसे फार्मूला आएगा तो उस हिसाब से मैं एक न्यूमेरिकल अच्छा सा आपको बता दूंगा कि अगर सबसे हाई लेवल का अगर न्यूमेरिकल या सबसे एडवांस न्यूमेरिकल बनाएगा तो वो कैसा बनाएगा। इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछने वाला, ना इससे टफ, ठीक। तो मैं वहाँ तक आपको बता दूंगा अच्छे से, ठीक। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के साथ साथ हम एक दो फार्मूले और देख लेते हैं पावर के फार्मूले हैं। ये नॉर्मली आपका रिवीजन चल रहा है, तो मैं जो डायरेक्टली जो फार्मूले हैं मैं आपको वो सब बता देता हूँ। वर्क डन हम लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में देखेंगे तो वर्क डन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क डन इस चैप्टर के लिए कैसे डिफाइन करेंगे, करंट, ठीक, वर्क डन बाय करंट, जब उसके अक्रॉस क्या हम अप्लाई कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस, और वो भी टाइम, कितने टाइम में कितना करंट फ्लो कर रहा है जब हमने इतना पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट का अप्लाई किया हुआ है। तो ये वर्क डन कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, करंट मतलब I, ठीक है, या फिर आप इसको I से, हाँ I से ही लिख दीजिए, ठीक है। करंट, इलेक्ट्रिक करंट को I से, IVT, ये क्या आ गया आपका, वर्क डन आ गया, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ये हो गया। अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया वर्क डन अपॉन टाइम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, VIT। ये एक्चुअली कॉलेज का भी नाम हो जाता है, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो आप इससे भी देख सकते हैं, ठीक। टी पर यूनिट टाइम है तो टी आ गया। अब इस टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, VI। पावर, अब हम पावर को शॉर्ट फॉर्म में P लिखा करेंगे, ठीक है, पावर इक्वल टू VI। ये भी एक फार्मूला जनरेट हो गया, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वोल्टेज इनटू करंट, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, यही दो चीज़ें हैं, ठीक है, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। ये हमारा क्या गया, पावर का फार्मूला। ये भी फार्मूला है। अभी एक जब हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग देखेंगे वहाँ से भी मैं एक फार्मूला बताऊंगा, फिर इन सबको रिलेट करते हुए हम एक न्यूमेरिकल करेंगे अच्छा सा, ठीक है। तो ये सारे फार्मूलेज तब तक आप ध्यान रखेंगे। और ये वर्क डन का भी, इलेक्ट्रिकल वर्क डन का भी फार्मूला आप देख लेंगे यहाँ से कि कितना करंट फ्लो हुआ कितने गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, और कितना उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया था। ये तीनों मिलके क्या बताते हैं, वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। P इक्वल्स टू VI मैंने लिखा हुआ है, और हम ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, V इक्वल्स टू IR जानते हैं हम। तो इस हम V को चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं IR से, तो ये क्या आ जाएगा, P इक्वल्स टू IR इंटू I, तो ये कितना हो जाएगा, I स्क्वायर R, P इक्वल्स टू I स्क्वायर R। ये भी एक फार्मूला आ गया। अगर आप कोई एक याद कर लेंगे तो आपसे सब डिराइव हो जाएगा, ठीक है। आपने वर्क डन का फार्मूला याद कर लिया इलेक्ट्रिकल पावर का, आपने कुछ नहीं याद किया, ये इलेक्ट्रिकल जो वर्क डन हुआ इसका फार्मूला आपने याद कर लिया, उसी को टाइम से डिवाइड करेंगे, पावर आ जाएगा, क्योंकि उसी का रेट क्या है, वर्क डन का ही रेट क्या है, पावर। वहाँ से VI आया, V को अब हम रिप्लेस कर देंगे ओम्स लॉ से IR, तो I स्क्वायर R आ गया। अब हम I को भी तो रिप्लेस कर सकते हैं ओम्स लॉ से, तो I के लिए हम क्या लिखेंगे, V इक्वल्स टू IR, I को क्या लिख देंगे हम, V अपॉन R। तो अब हम I की जगह P लिख देते हैं, तो P इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, V इंटू I की जगह V अपॉन R, ठीक है। तो ये कितना आ गया, V स्क्वायर अपॉन R, P इक्वल्स टू। तो ये भी एक फार्मूला रिजल्ट हमारा तैयार हो गया। तो ये सारे फार्मूले आप ध्यान रखेंगे, कोई भी एक याद करेंगे
ठीक है, उससे आप सारे फार्मूले को जनरेट कर सकते हैं। अब आपसे ये तब कौन सा फार्मूला कब अप्लाई करना है, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन कौन सी वैल्यूज़ दी हुई है। अगर आपको वी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया है तो आप इस फार्मूले को मतलब यूज़ करेंगे। अगर आपको सिर्फ करंट और रेजिस्टेंस दिया है तो आप इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। अगर आपको वर्क डन का दिया हुआ है कुछ, तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, उस हिसाब से इन सारे फार्मूलेज को आप अप्लाई करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके जहाँ जहाँ मैंने ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हुआ है, आप उन चीज़ों को नोट कर लेंगे। ठीक, वो सब इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं अब इसमें। अब हम देख लेते हैं पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस। क्या देख लेते हैं? पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप कभी दुकान पे जाते होंगे, कभी तो बल्ब फ्यूज़ हुआ होगा, बल्ब लेने जाते होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या दुकानदार से कहते होंगे कि मुझे एक 100 वाट का बल्ब दे दीजिए या 60 वाट के बल्ब दे दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 वाट के बल्ब का क्या मतलब हुआ? ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि 100 वाट का मतलब हम क्या समझेंगे, या फिर 60 वाट का हम क्या मतलब समझेंगे। अगर किसी बल्ब पे लिखा हुआ है 60 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, 0 वाट का बल्ब है, तो ये इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि अगर 100 वाट का हम बल्ब ले रहे हैं तो वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा? 100 जूल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। कितनी देर में? 1 सेकेंड में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 100 जूल एनर्जी को कंज्यूम करेगा 1 सेकेंड में। ठीक, इसका मतलब हम ये निकालेंगे, 60 का क्या निकालेंगे? 60 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा कितनी देर में? 1 सेकेंड में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया हमारी पावर से रिलेटेड बातें। ठीक है, ये डिस्कशन था पावर से रिलेटेड। तो हमने अभी तक क्या देखा है? P इक्वल्स टू वी आई, पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, अब P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, और उसके बाद हमने P इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, P इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का फॉर्मूला हमने देखा था क्या? पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया, करंट कितना हुआ, और कितनी देर तक ये चीज़, कितनी देर तक करंट फ्लो हुआ। ठीक है, कितने पोटेंशियल डिफरेंस हमने कितना अप्लाई किया, उस पर करंट कितना फ्लो हुआ और कितनी देर फ्लो हुआ, ये क्या बता देगा? वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ये हो गया पावर का। इतने सारे फॉर्मूले हमारे पावर के हैं। तो आप यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं, अगर हम जितने भी पावर के फॉर्मूले हैं, अगर हम उसमें टाइम से बस मल्टीप्लाई कर दें, किससे? टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो सारे फार्मूले किसके बन जाएंगे? एनर्जी के। ठीक, जितने भी यहाँ फार्मूले मैंने पावर लिखा हुआ है, जितने भी फार्मूलों में अगर सिर्फ उसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो क्या बन जाएगा? एनर्जी का। आप यहीं से देख लीजिए, यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टाइम कट कैंसिल हो जाएगा ऐसे ऊपर नीचे, तो क्या आ जाएगा? एनर्जी, सिर्फ एनर्जी, P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप देख लेंगे तो वी आई टी, वर्क डन आ गया। ठीक, वही हो गया। पावर का आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, वी स्क्वायर आर इंटू टाइम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें पावर और एनर्जी ऐसे ही है। एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर है, तो एनर्जी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? पावर इंटू टाइम। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। आपने एक फार्मूला बस पावर का ही याद कर लिया है, तो आपको एनर्जी में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐसे ही हम डिफाइन करते हैं, पावर इंटू टाइम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारा इलेक्ट्रिकल एप्लियंस कंज्यूम कर रहा है, वो बेसिकली इस फार्मूले से आप देख के बता सकते हैं कि वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। पहले तो उस पर रेटिंग कितनी है, उस इलेक्ट्रिकल एप्लियंस की रेटिंग कितनी है, जैसे 100 वाट है, 60 वाट है, कितनी है रेटिंग। और दूसरा क्या, कितनी देर तक हमने स्विच ऑन करके रखा था, कितनी देर तक उस इलेक्ट्रिकल एप्लियंस के साथ हमने काम किया। ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता हुआ आपको यहाँ से दिख रहा होगा। पहला क्या कि रेटिंग कितना है, पावर, और दूसरा क्या, कितनी देर तक हमने उस इलेक्ट्रिकल एप्लियंस को ऑन रखा या उस पर काम किया। ठीक है, तो इस पर डिपेंड करता है क्या, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी। तो ये बेसिक सी बातें हैं। इसका यूनिट क्या होगा? जूल। ठीक है, जूल होगा। उसके बाद एक टर्म और आता है जो हम लोग अपने हाउस होल्ड में हर बार देखते हैं, वहाँ पे क्या होता है? कॉमर्शियल यूनिट। एक आती है कॉमर्शियल यूनिट। ठीक है, तो हम उससे भी रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो हम देख लेते हैं कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल यूनिट, ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इसको पहले तो बेसिकली यूनिट क्या होती है? किलो वाट
आवर, क्या, किलोवाट आवर। ठीक है, इसका बेसिकली सबसे अच्छा यूज़ आपको क्या पड़ता है, इसी को हम वन यूनिट भी कहते हैं। अगर आप कभी आपके अपने घर पे आपने कभी मीटर चेक कराया हो, ठीक है, तो मीटर की जो कोई रीडिंग लेने आता है तो उसमें बताता है कि आपने कितना यूनिट, कितनी यूनिट आपने एनर्जी का कंजम्पशन किया है। ठीक है, उस वो आता है यूनिट, इसी को हम कहते हैं, किलोवाट आवर को ही हम वन यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, तो या आप कहिए 1 किलोवाट आवर या फिर कहिए 1 यूनिट, दोनों एक ही चीज़ है। तो इसका बेसिकली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ा इफेक्ट रहता है। ठीक है, क्योंकि इसका कन्वर्जन ही बहुत लोगों को याद नहीं रहता। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, 3.6 × 10⁻⁶ ठीक, आपसे न्यूमेरिकल इस पे भी बनवाया जा सकता है कि 1 किलोवाट आवर को आप जूल में कन्वर्ट करके दिखाइए, उस पर भी 1-2 मार्क्स का न्यूमेरिकल बना देगा। तो मैं आपको यहाँ पे वो करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कि कैसे करना है, बहुत सिंपल सा है, बस आप देखते जाइए। ठीक है, रिवीजन हो जाएगा, आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप देखते जाइए, बस न्यूमेरिकल अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जहाँ भी प्रॉब्लम हो सीधा मैसेज करिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं तुरंत रिप्लाई करूँगा उसका। तो डिराइव करने के पहले हम समझ लेते हैं कि 1 किलोवाट आवर को हम डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, ये भी एक यूनिट है, तो सारे यूनिट को हम डिफाइन करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर को हम डिफाइन इस तरीके से करेंगे कि ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसकी रेटिंग कितनी हो, 1 किलोवाट। ठीक, उसको हमने कितनी देर तक ऑपरेट किया, 1 आवर। तो इतनी देर में जितना वो एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा, वो क्या हो जाएगा हमारा, 1 किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग रेटिंग कितना, 1 किलोवाट, और कितनी देर तक हमने उसे ऑपरेट किया, 1 आवर। तो इसी को हम क्या कहेंगे, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो इसको आइए हम डिराइव करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वाट होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था पीछे, यूनिट कन्वर्जन के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1000 वाट आवर। ठीक है, मतलब इतने उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की रेटिंग कितनी है, 1000 वाट, और हम उसे कितनी देर तक ऑपरेट कर रहे हैं, 1 आवर तक। ठीक है, तो अब सीधा निकाल लेते हैं इसको, 1000 वाट और आवर, आवर को हम किस में चेंज करना होगा, हमें सेकेंड्स में। तो सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक, तो ये कन्वर्जन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया, सेकेंड्स में आ गया ये। अभी 1000 को जो मैंने वॉट लिखा था, तो वॉट को हम क्या लिखते हैं, जूल पर सेकेंड। ठीक, और ये क्या हो गया, 60 × 60, ये कितना आ गया, सेकेंड में। ठीक, तो सेकेंड से सेकेंड यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो आएगा 1000 × 60 × 60, ये किस यूनिट में आएगा, जूल में, 1 किलोवाट आवर। ठीक, 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू कितना हो गया, इतना। तो अब इसको हम देख लेते हैं, 6 6 जा 36, कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 × 10⁻⁵। ठीक, तो अब इसे या तो आप ये भी लिख सकते हैं 36 × 10⁻⁵ जूल, या फिर 36 है, इसको 10 से मैंने डिवाइड किया। ठीक, और क्योंकि मैंने 10 से डिवाइड किया है तो बैलेंस करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो ये कितना आ गया, एक डिजिट पे डेसिमल लग जाएगा, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ये किसके इक्वल होता है, 1 किलोवाट आवर के। तो ये कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी हो गई, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ये इसका छोटा सा कन्वर्जन हो गया कि आप कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप इस यूनिट को दिखाते जाएंगे, सेकंड से सेकंड कट गया, जूल आया, ये वॉट जो मैंने लिखा है इसको आप क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड, यहाँ पे मैंने लिख ही दिया था, और ये क्या हो गया, सेकंड। ठीक, तो आप इन सारे यूनिट्स को ध्यान में रखेंगे, यूनिट कैसे कैंसिल हुआ, क्या हुआ, मैंने सब यहाँ पे डिराइव कर दिया है। अब अगर आप कभी ये भूल भी जाएँ तो मैंने आपको 1 किलोवाट आवर का डेफिनेशन तो बताया ही है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की रेटिंग कितनी होगी, 1 किलोवाट, और उसे हम कितनी देर तक ऑपरेट कर रहे हैं, 1 आवर तक। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इतनी देर में जो एनर्जी कंज्यूम करेगा ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, उसे हम क्या कहेंगे, 1 किलोवाट आवर। इसी को हम क्या कहते हैं, 1 यूनिट। ठीक, जो घर पे आपका मीटर चेक करने आता है तो आपको आपसे सारी बातें, प्राइस जितना होता है वो हम लोग यूनिट के हिसाब से देते हैं कि इतने यूनिट हमने बिजली को यूज़ किया है। ठीक, तो इस हिसाब से होता है। तो ये हो गया हमारा कॉमर्शियल यूनिट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा पावर और एनर्जी से रिलेटेड चीज़। अब पावर में एक चीज़ और रह गया है, एक यूनिट कन्वर्जन और, जिससे कि न्यूमेरिकल अगर आपसे अगर न्यूमेरिकल में पूछ दे या फिर आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दे कि आप इसे क्या, किसके इक्वल होता है, कितने के इक्वल होता है, तो मैं भी उसको यहाँ पे डील कर देता हूँ। 1 HP, बहुत लोगों ने इसका नाम सुना होगा, अगर आप भूल भी गए हैं तो यहाँ से याद आ जाएगा। 1 हॉर्स पावर, ठीक है, ये यूनिट है पावर की।
इक्वल्स टू कितना होता है 746 वाट, ठीक है। 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट। ये इस यूनिट को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है कि पावर अगर आपको गिवन हो 1 हॉर्स पावर और आपसे पूछ दे कि कितने टाइम इंटरवल दे दे, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट, ठीक। तो 1 मिनट का टाइम दे दिया और यूनिट दे दिया 2 HP। इतना पावर कंज्यूम किया जाता है इतनी देर में, किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस से 2 मिनट में 4 HP का पावर कंज्यूम किया जाता है। तो आप एनर्जी बताइए कितनी कंज्यूम की गई है, एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई इतनी देर में। और एनर्जी को कह दे कि मुझे जूल में बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? तो इस तरीके से बताएंगे 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट, और वाट को ही आप क्या लिखते हैं, जूल पर सेकेंड, ठीक। तो ये कन्वर्जन अगर आपको याद रहेगा तो आप सीधी वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। 2-3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, अगर आपको ये कन्वर्जन नहीं पता रहेगा तो न्यूमेरिकल नहीं होगा, ठीक। तो ये हो गई बात हमारी एनर्जी की और पावर की। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने आखिरी टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक। तो हम पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो बेसिकली जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है उसको हम देखा भी जा सकता है कि बहुत सारा, जैसे आपके पास रूम हीटर हो, वो कॉयल वाला रूम हीटर, तो अगर आप उसे कभी प्लग इन करते हैं तो आप देखेंगे कुछ देर तक पहले तो वो स्टार्ट होता है रेड होना, उसके बाद वो एमिट करना चालू करता है, वो थोड़ा थोड़ा वार्म देने लगता है आपको ठंड के दिनों में, ठीक है। तो वो कैसे होता है, वो हीट करंट इतनी देर तक फ्लो होते 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 उसका रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा रहता है कि वो लाइट और हीट दोनों देने लगता है, ठीक है। आप अगर रूम हीटर देखे होंगे, आप हीटर पे कभी खाना बनाए होंगे, तो आप ये सब देखे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली यही है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक लॉ पढ़ते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्या, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये बेसिकली हम इससे डील, ये चीज़ हमें डील करना है यहाँ पे, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट में। तो वो मैंने बताया कि आपने हीटिंग इफेक्ट अपने डेली टू डेली लाइफ में कहाँ पे देखा हुआ है, ठीक है। तो वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। अरे गर्म पानी करने के लिए भी तो आप यूज़ करते होंगे, जो रॉड यूज़ करते हैं, पानी में डाल देते हैं, पानी गर्म हो जाता है, वो भी तो यही इसी इफेक्ट पे बेस्ड हुआ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, प्लग इन कर रहे हैं, ऑन कर दे रहे हैं स्विच को, और वो हीट होता जा रहा है, तो करंट ही तो फ्लो कर रहा है। तो वो क्या हमें देखने को मिल रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब हम देखते हैं इसमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो इसमें होता क्या है कि जो हीट प्रोड्यूस्ड होता है, अगर हम किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं, ठीक, तो जो हीट प्रोड्यूस्ड होता है, हीट प्रोड्यूस्ड, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और कितनी देर तक वो इलेक्ट्रिक करंट पास हुई उसमें से, मतलब टाइम, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बेसिकली हम लिख क्या देंगे यहाँ पे, हीट इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो यही जो हीट प्रोड्यूस हुआ इसी को हम क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यही स्टेटमेंट हो गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का कि द हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर टू द टाइम फॉर विच द इलेक्ट्रिकल एप्लियंस इज वर्क, या फिर कितनी देर तक हम करंट को उसके में पास किए, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये इन 3 चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। इसी से आप फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, आई स्क्वायर आर टी। तो बेसिकली ये क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फार्मूला, आई स्क्वायर आर टी। अब यहाँ से आप एक ये भी देख सकते हैं कि हीट भी तो एक एनर्जी का, मैंने आपको पहले बताया था कि एनर्जी का लॉस, मतलब हीट एनर्जी के थ्रू क्या हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे लॉस दिखा रहे हैं कि हीट एनर्जी कितनी रेडिएट कर जा रही है, ये सब लॉस है, दीज ऑल आर लॉसेज, ठीक है। इसीलिए प्राइस देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, ऐसे पूरी पूरी एफिशिएंसी से हम इसे यूज़ कहाँ कर पाते हैं, इतना तो ये लॉस हो जा रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा कोई प्योर कंडक्टर नहीं है हमारे नेचर में, ठीक है, प्योर कोई चीज़ नहीं है। अगर प्योर कंडक्टर होता तो उसका रेजिस्टेंस जीरो होता, अगर रेजिस्टेंस जीरो होता तो कोई हीटिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलता हमें। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसलिए हीटिंग इफेक्ट है। नहीं तो अगर रेजिस्टेंस, अभी आप यहाँ पे रेजिस्टेंस को जीरो कर दीजिए, प्योर कंडक्टर लीजिए, रेजिस्टेंस को जीरो कर दीजिए, तो आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, रेजिस्टेंस को जीरो पुट करते ही एच की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस की वजह से ये जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है। नहीं तो करंट को करंट रहे, टाइम भी रहे, इन्फाइनाइट टाइम तक चलाइए, करंट भी रहे, रेजिस्टेंस ना रहे, कि कोई भी हीट का लॉस नहीं होगा, ठीक। तो इसी रेजिस्टेंस की वजह से हीट का लॉस होता है, ठीक है। तो ये सब लॉस हैं, क्या है ये सब लॉस। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमें यही दिखाता है, ठीक, कि जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंडक्टर का जिस कंडक्टर से या जिस वायर से वो पास कर रही है इलेक्ट्रिसिटी उसके रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कितनी देर तक उस वायर से या कंडक्टर से कितनी देर तक करंट का फ्लो हुआ, ठीक है, कितने टाइम तक फ्लो हुआ, उस पर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यही हो गया हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये हो गया इसका फॉर्मूला। और मैंने आपको पीछे आपको बताया था कि हम लिखते हैं P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। अगर मैं इसी में सिर्फ टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं
तो मैंने आपको क्या बताया था, वो आ जाएगा एनर्जी, और हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, तो वो सारे स्टेटमेंट सही थे जो मैंने आपको अभी पीछे बताया। तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे, आप किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपको फार्मूला याद है या नहीं याद है। कोई भी एक फार्मूले पे आप अपना फोकस करिए, उससे आप ओम्स लॉ का यूज़ करके सारे फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। पावर का फार्मूला आप कोई भी निकाल लीजिए, उसमें टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, आप एनर्जी पा जाएंगे। ठीक है, यही था बेसिकली इस चैप्टर के बारे में। तो आप न्यूमेरिकल, हाँ कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला था। तो न्यूमेरिकल्स कैसे बनाए जा सकते हैं, P इक्वल्स टू वी आई, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, और P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब मान लीजिए मैंने आपको दे दिया V दे दिया है, R दे दिया है, ठीक, और आपसे I पूछ रहा हो पावर देके, तो आप तो इसको ओम्स लॉ से भी कर सकते हैं। ठीक, या फिर आपको कुछ ऐसा कर दे, जैसे देखिए ओम्स लॉ से भी कर सकते हैं और यहाँ पे पावर का यूज़ करके भी दिखा सकते हैं। कैसे, P इक्वल्स टू, मान लीजिए इन दोनों फार्मूले को रिलेट करना पड़ गया आपको, रेजिस्टेंस यहाँ है, रेजिस्टेंस यहाँ है, पावर कुछ दे दिया या फिर एनर्जी दे दिया, मान लीजिए एनर्जी दे दिया, V नहीं दिया है, R दे दिया, ठीक है, पावर दे दिया। अब आपको पूछ रहा है कि V और I बताइए, तो आप किसी एक को तो निकालना पड़ेगा ना, या तो आप I को निकालिए या तो V को निकालिए, और वो निकलेगा कहाँ से, यहाँ से, क्योंकि वी आई हमें दोनों नहीं पता है तो पावर को हम लगा नहीं सकते। अगर हमें एनर्जी पता है और टाइम भी यहाँ पे पता है, मान लीजिए टाइम, अगर एनर्जी दे दिया, टाइम नहीं देगा तो कैसे, या फिर पावर तो दे दिया तभी टाइम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट टाइम तो पावर ही आ गया। तो यहाँ पे पी दिया हुआ है, पी दिया है, आप इस फॉर्मूले में रखेंगे, रेजिस्टेंस क्योंकि दिया रहेगा, आई वहाँ से आप रेजिस्टेंस का डिवाइड मारेंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे पी दिया हुआ है, आपको पोटेंशियल निकालना है, आर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर देंगे, वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। फिर आराम से आप वी यहाँ से इस इक्वेशन से आई निकालेंगे, ओम्स लॉ से वी निकाल लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं, कोई भी दो फार्मूला आपसे रिलेट करवा सकता है। तो ये आप ये इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, आई स्क्वायर आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू वी आई, ये सारी चीज़ें इक्वल हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें, ये अल्टीमेट अगर कुछ बनाना रहेगा उसे एडवांस टाइप का, कि मतलब पहले ऐसा नहीं पूछा है तो हो सकता है रिलेट करा के ऐसे पूछ ले। ठीक, तो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए कि ये तो दिया नहीं है मैं कैसे निकालूंगा, तो आपको ये सब कन्वर्जन पता होना चाहिए। ये आपको पता है तो कोई भी क्वेश्चन इसमें टफ नहीं होगा। और फिर भी आपकी अगर कोई क्वेरी रह जाती है कंटेंट के रिलेटेड, या फिर ऐसा कुछ जो मैंने मिस कर दिया हो, ठीक, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और ये हमारा चैप्टर आज कंक्लूड हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, अब हम आगे एक नए चैप्टर के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।